नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं चंद्रशेखर जोशी। थैंक यू गौरव। नमस्कार आप सभी को। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेला के अंतर्गत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की दिशा में ये है एक बड़ा कदम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। श्रीलंका में चल रही राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के बीच डॉक्टर जयशंकर का ये दौरा माना जा रहा है बेहद अहम। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के दौरे पर। नड्डा पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के साथ ही एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सर्वोच्च न्यायालय आज बिहार सरकार द्वारा की जा रही जाति आधारित जनगणना को चुनौती देने वाली याचिका पर करेगा सुनवाई। याचिका में कहा गया जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्यों को नहीं। और खेल की खबरों में हॉकी विश्व कप में भारत ने अपने अंतिम लीग मुकाबले में वेल्स को दी 4-2 से मात। जीत के साथ भारत अंक तालिका में रहा दूसरे पायदान पर। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए अब क्रॉस ओवर मैच में 22 जनवरी को होगा न्यूजीलैंड से सामना। और आइए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की और सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के अंतर्गत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री इन युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने में सहायक है। उम्मीद है कि रोजगार मेला आगे रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। देश भर से चुने गए नवनियुक्त युवाओं को भारत सरकार के तहत जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, तकनीशियन, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर निरीक्षक, शिक्षक जैसे विभिन्न पदों में शामिल किया जाएगा। ये नवनियुक्त युवा नर्स, डॉक्टर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, पीए, एमटीएस जैसे पदों पर भी नियुक्त किए जाएंगे। सुधाकर दास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुधाकर, पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो एक निर्णय लिया था कि 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे, उसी की कड़ी में हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपे थे और आज फिर 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री सौंपेंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये युवाओं के लिहाज से? निश्चित तौर पर चंद्रशेखर, देखिए तीसरा आप कह सकते हैं अवसर है जो इस तरह का रोजगार मेला केंद्र के स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। अक्टूबर में 75,000, नवंबर में 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। और निश्चित तौर पर एक जो अवसर बना है बीते 8 वर्षों में देश में तरक्की का, रोजगार का और एक तरह से कह सकते हैं फॉर्मल रोजगार के जो अवसर बने हैं, उसी को आगे बढ़ाने वाली ये एक कड़ी है। न सिर्फ ये लोग देश सेवा में योगदान दे सकेंगे, जो एक नए भारत का सपना प्रधानमंत्री ने बुना है, बल्कि साथ ही साथ आप सोचिए कि एक तरह से नए साल का तोहफा आप कह सकते हैं 71,000 परिवारों के लिए, उनके युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है। तो उस नजरिए से भी इसको आप देख सकते हैं। और निश्चित तौर पर पीएम मोदी ने जो टारगेट रखा है इस साल के अंत तक 10 लाख युवाओं को रोजगार, तो उसकी वजह से एक नया उत्साह युवाओं के बीच जगह है। लेकिन सिर्फ
सरकारी नौकरी की ही बात नहीं है। हम जानते हैं कि बीते 8 वर्षों में पूरे देश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया गया है कि हर क्षेत्र में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। आज जब पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी इकोनॉमीज भी हम जानते हैं कि स्लो डाउन कर रही हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अगर बात की जाए तो भारत सबसे तेजी से प्रगति कर रहा है। और क्योंकि यहाँ लगातार अवसर बन रहे हैं विकास के लिए, जो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम जगहों पर जो निवेश की गुंजाइश है उस तरह का निवेश किया जा रहा है, तो उस वजह से ये तमाम चीजें हुई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मौका कह सकते हैं और नए साल का तोहफा इन 71,000 युवाओं को, उनके परिवारों को। बिल्कुल सुधाकर, और देश में अगर हम बात करें तो देश के विकास के जो ढांचा है उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए लगातार युवा सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार की बानगी देखने को मिली है। ये पहल कितना बड़ा अवसर है उन युवाओं के लिए जो आने वाले भविष्य का निर्माण करेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, और सरकारी सेवा के जरिए राष्ट्र सेवा कर सके ये तमाम युवा, हम जानते हैं इसके लिए भी कई अलग अलग तरह की पहलें की गई हैं। मसलन कर्मयोगी प्रारंभ कोर्स, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ना सिर्फ आपका क्या चार्टर है, नौकरी में क्या चार्टर होना चाहिए, आप अपने दायित्वों को किस तरह से लोक उपयोगी बना सकते हैं, स्किलिंग अप स्किलिंग लगातार कैसे कर सकते हैं, उसके लिए इस तरह का मॉड्यूल प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री इसके बारे में भी आज एक्सपीरियंस को जानेंगे। लेकिन आप ओवरऑल एक पूरा इकोसिस्टम देखिए तो गौरव, आप देखिए आज देश में 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। 200-250 स्टार्टअप हुआ करते थे साल 2014 में, आज 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। 100 से ज्यादा जो यूनिकॉर्न देश में स्थापित हुए हैं। आज अकेले अगर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही है उसकी वजह से 60 लाख रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। मुद्रा लोन की बात की जाए तो 37.5 करोड़ मुद्रा लोन दिए जा चुके हैं लोगों को, 37.5 करोड़ लोगों को, 21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। उसकी वजह से रोजगार के अवसर बने हैं। छोटे मझोले उद्योगों के लिए, एमएसएमई के लिए ECL GS स्कीम के जरिए 4.25 लाख करोड़, और इस तरह की जो तमाम जो पहले हैं। आज देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं PM गति शक्ति के माध्यम से। तो ये तमाम चीजें, अगर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कहीं MSME आगे बढ़ता है, कहीं स्वनिधि के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है, तो ये सब एक तरह से ट्रांसलेट होते हैं रोजगार के नए अवसरों में। और वो एक तस्वीर पूरे देश में दिख रही है। एक तरफ इस तरह के रोजगार, तो दूसरी तरफ फॉर्मल सेक्टर में रोजगार का फॉर्मलाइजेशन जो कहते हैं, जहां आपको बाकी सामाजिक सुविधाएं भी मिल सके, उसके लिए भी लगातार प्रयास किए गए हैं। तो उन तमाम चीजों को आगे बढ़ाता हुआ एक कड़ी आप कह सकते हैं आज का जो कार्यक्रम। सुधाकर, केंद्र सरकार ने ये फैसला किया था कि इस बार 10 लाख रोजगार केंद्र सरकार देगी। उसमें हम देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री जिस तरह से रोजगार मेले कर रहे हैं, 71,000 आज, उससे पहले 75-80 हज़ार रोजगार उससे पहले प्रधानमंत्री की ओर से नियुक्ति पत्र दिए गए, और आने वाले समय में भी इसी तरह के रोजगार मेले होंगे। साथ ही साथ जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्राइवेट स्टार्टअप या प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से विकल्प कई सारे मिल रहे हैं, तो इसको देखकर क्या आप कहेंगे आने वाले समय में युवाओं का भविष्य और उज्जवल होने वाला है, अगर हम रोजगार की बात करें और विभिन्न तरह के कामकाज की बात करें? बिल्कुल चंद्रशेखर, देखिए आज ब्रिटेन को पछाड़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, और जल्द ही ऐसा कहा जा रहा है इस दशक के अंत तक दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि समाज जीवन के हर क्षेत्र में जो तरक्की हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह से भारत का ग्रोथ हो। ठीक है सुधाकर, कुछ तकनीकी दिक्कत वहाँ पर लग रही है तो आपसे ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है। लेकिन गौरव, काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन है क्योंकि 71,000 युवाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियुक्ति पत्र आज देने वाले हैं। सुधाकर हमारे साथ फिर से मौजूद हैं। सुधाकर, अपनी बात पूरी कीजिए आप। जी चंद्रशेखर, मैं यही कह रहा था कि अब जब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि जो हर क्षेत्र में तरक्की के नए अवसर बन रहे हैं। एक तरफ जो भारत के देश के सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है,
उसको रोजगार स्वरोजगार मिल सके, उसके लिए कोशिश। आप देखिए अकेले एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से रोजगार के अवसर बन रहे हैं। करीब भारत पहली बार जो है दुनिया के टॉप 10 एक्सपोर्टर, एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स देश में शामिल हुआ है। तो वहां एग्री स्टार्टअप की बात हो, तमाम चीजों की बात हो। आज ड्रोन के क्षेत्र में किस तरह के सुधार हुए, हम जानते हैं कि भारत ड्रोन के सबसे बड़े उत्पादक और एक तरह से इनोवेट करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र को देश के युवाओं के लिए खोला गया। आप देखिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जो है अभी हाल ही में उसकी शुरुआत हुई है। तो नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स के अवसर भी जो है कार्गो जलमार्ग के जरिए भेजने की बात है। 100 से ज्यादा जल मार्गों को विकसित किया जा रहा है। आज पोर्ट्स हो, पोर्ट लेड डेवलपमेंट की बात हो, रिकॉर्ड संख्या में जो हवाई अड्डों की जहां संरक्षण की जा रही है, नॉर्थ ईस्ट हो, जम्मू कश्मीर हो, इस तरह के क्षेत्र जो बॉर्डर विलेजेस है जहां पहले कभी किसी का ध्यान नहीं जाता था, उन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो। तो ये कहीं ना कहीं आखिरकार रोजगार के रूप में ट्रांसलेट होते हैं और इसके जरिए जो आम लोगों की एक तरक्की, ईज ऑफ लिविंग उनके जिंदगी में भी आता है। तो निश्चित तौर पर सरकार की कोशिश यही है कि इस तरह के तमाम प्रयासों के जरिए रोजगार के नए अवसर बने, तो साथ ही साथ एक फॉर्मलाइजेशन हो रोजगार का। अगर किसी को नौकरी मिल रही है तो उसको सामाजिक सुरक्षा मिल सके, पीएफ पेंशन जैसी जो अन्य सुविधाएं जो है उसको या तो सरकार के जरिए या जहां नौकरी कर रहा है उसके जरिए। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र की तरफ, चाहे एक किसान हो या फिर एक स्वरोजगार करने वाला हो या एक सरकारी नौकरी की चाह रखने वाला युवा हो, तो सबकी तरफ वो ध्यान एक तरफ से जा रहा है। उस लिहाज से कह सकते हैं कि उस कड़ी में आज एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से युवाओं। बिल्कुल, विश्व गुरु बनने की जो कवायद है सरकार की और साफ तौर पर भारत जितना अग्रणी भूमिका इसमें निभाता हुआ नजर आ रहा है, उसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे आगे है, क्योंकि युवा देश है हमारा। और ऐसे में ज्यादातर अगर हम प्रतिशत की बात करें तो युवाओं वाला देश कहा जाता है। जो इंटरनेशनल फोरम पे भी जब हमने देखा है, वैश्विक स्तर पर भी, तो तमाम कीर्तिमान लगातार भारत रचता जा रहा है विश्व गुरु बनने की अपनी अगली कड़ी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका के दौरे पर हैं। एस जयशंकर आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। श्रीलंका में चल रही राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के बीच डॉक्टर जयशंकर का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले विदेश मंत्री ने कल कोलंबो पहुंचने के बाद श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कनेक्टिविटी, ऊर्जा, उद्योग, स्वास्थ्य और भारत श्रीलंका सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। अगली खबर की ओर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान जेपी नड्डा आज गाजीपुर जिले में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसे अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव के लिए पार्टी के अभियान का आरंभ माना जा रहा है। वो भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। पौहारी बाबा आश्रम में दर्शन करने के बाद वो पूर्व सैनिकों के साथ भी संवाद करेंगे। गाजीपुर का दौरा करने से पहले जेपी नड्डा वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। और केरल के तिरुवनंतपुरम में चल रही G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन है। साइडलाइन इवेंट के तहत आज 3 पैनल डिस्कशन होंगे। पहले पैनल डिस्कशन का विषय है इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के माध्यम से होलिस्टिक वेलबीइंग यानी समग्र स्वास्थ्य को हासिल करना। दूसरे पैनल डिस्कशन का विषय है मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को लचीला और टिकाऊ बनाना। और तीसरे पैनल डिस्कशन का विषय है पार्टनरशिप यानी आपसी साझेदारी से मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को सुदृढ़ करना। इन चर्चाओं के अलावा डेलीगेट्स को सोमाथीरम आयुर्वेद विलेज का फील्ड विजिट भी कराया जाएगा। और इससे पहले कल इस बैठक में डिजिटल हेल्थ में नवाचार, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। भविष्य में किसी भी तरह की महामारी से निपटने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की मजबूती पर सहमति बनी। कल बैठक से इतर G20 प्रतिनिधियों ने किम्स हेल्थ हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां पर स्वास्थ्य से जुड़ी तकनीक की जानकारी ली। साथ ही साथ प्रतिनिधि आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज भी गए, जहां उन्हें केरल की कला और संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिला। इसके अलावा प्राकृतिक रंगों से सजी केरल की मशहूर कलामेजुथु
कला को भी प्रदर्शित किया गया, जो कि आर्य, द्रविड़ और आदिवासी परंपरा का एक अनूठा मिश्रण है। और नितेंद्र सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र का रुख करते हैं। नितेंद्र, गुड मॉर्निंग। और साथ ही स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को और ज्यादा विकसित मजबूत करने के लिए आज किन बातों पर फोकस होने वाला है? देखिए, आज जो साइडलाइन इवेंट है इसके तहत 3 पैनल डिस्कशन होने वाला है और खास तौर पे जो इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर जो सर्विसेज है उस पर फोकस है, जिसमें आयुष हो या फिर जो हमारा आयुर्वेद की जो पद्धति है, इसके अलावा जो मॉडर्न मेडिसिन है, इनको कैसे एक मेडिकल जो वैल्यू ट्रेवल की बात हो रही है, यानी मेडिकल टूरिज्म को कैसे टिकाऊ बनाया जाए, सस्ता बनाया जाए, साथ ही साथ इसको एक तरह से लचीला भी बनाया जाए। तो इसको लेकर के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पैनल डिस्कशन है, जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े दिग्गज हैं, अपोलो समूह के, उनके जो डायरेक्टर है वो बात करेंगे। साथ ही साथ जो आयुष सेक्रेटरी का कीनोट एड्रेस होगा, उसके अलावा नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल भी अपना पक्ष रखेंगे और बाकी जो अन्य देश है वो भी अपने अपने देशों का पक्ष रखेंगे। तो निश्चित तौर पे एक जो मेडिकल टूरिज्म की बात हो रही है, भारत में जैसे हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया प्रधानमंत्री कहते हैं, तो उसको कैसे आगे लेकर के बढ़ा जाए। जानते हैं कि भारत में बहुत से लोग मेडिकल टूरिज्म के तहत आते हैं इलाज कराने के लिए और वर्ल्ड क्लास से चिकित्सा सुविधा यहाँ पे मिलती है। कल जो डेलीगेट है उनको किम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जो बहुत ही अत्याधुनिक हॉस्पिटल है और एक ही छत के नीचे आपको एक तरह से जो प्राइमरी हेल्थ केयर हो और टर्सरी हेल्थ केयर के साथ साथ जो हॉलिस्टिक वेलनेस की बात हो रही है, जिसमें हम आयुर्वेद, योग और पंचकर्मा, इन तमाम पद्धतियों के जरिए एक इलाज की व्यवस्था है। तो जो डेलीगेट है वहां उन्होंने देखा एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा और साथ ही साथ पारंपरिक चिकित्सा सुविधा से कैसे इंसान को ठीक किया जा रहा है। भारत का बार बार ये कहना है कि आप हमारे यहाँ आइए, अगर आप बीमार हैं तो हमारे यहाँ आइए और यहाँ से ठीक होकर जाइए। जिसमें सुबह आपने देखा कि डेलीगेट ने योग भी किया और उसके अलावा शाम में किम्स हॉस्पिटल का दौरा भी किया। शाम में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है, सोमाथीरम यहाँ पे आयुर्वेदा विलेज है, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन आयुर्वेदा ट्रीटमेंट सेंटर है, जहाँ दुनिया के बहुत से ऐसे मरीज हैं इलाज के लिए यहाँ पे आते हैं और ज्यादातर हम जानते हैं कि विदेशी जो हमारे जो मेहमान है वही यहाँ पे इलाज कराने के लिए आते हैं। तो उसका भी दौरा कराया जाएगा और दिखाया जाएगा कैसे पंचकर्मा और बाकी जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसकी कितनी वैज्ञानिक प्रामाणिकता है और जो बीमारी जो मॉडर्न मेडिसिन में ठीक नहीं हो सकती या फिर जो कई जैसे कैंसर जैसे मरीज हैं या फिर पार्किंसन के मरीज हैं, उनको कैसे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा इलाज होता है उसको दिखाया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आज के लिहाज से देखा जाए तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है गौरव कि भारत जो हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया की बात करता है उसको दुनिया के सामने पेश कर रहा है कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारी जो हेल्थ केयर की सर्विसेज हैं, सुविधाएं हैं, कितनी वर्ल्ड क्लास की हैं, हम आपको ठीक करके यहाँ से भेजेंगे। साथ ही साथ जो मॉडर्न मेडिसिन है और जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, दोनों को कैसे इंटीग्रेट किया जाए और साथ ही टिकाऊ बनाया जाए और साथ साथ इसको आगे बढ़ाया जाए ताकि जो वेलनेस का कंसेप्ट वो सामने उभर कर आए। नितेंद्र, अभी कोविड महामारी की अगर हम बात करें तो 100 साल में दुनिया ने ऐसी महामारी पहली बार देखी और भारत का अपना एक्सपर्टाइज भी है। जिस तरह से भारत ने अपनी वैक्सीन डेवलप की, उसके बाद उस वैक्सीन को पूरे देश में न सिर्फ फैलाया बल्कि दुनिया भर के कई देशों को भी वो वैक्सीन दी थी। लेकिन इस सब के बीच एक बात निकल कर आई थी, भारत ने भी कई जगहों पर उस बात को कहा है कि जो महामारी के दौरान विश्व के देशों में जो डेवलप्ड देश हैं या जो विकासशील देश थे उनमें जिस तरह की यूनिटी देखने को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो इस सब को लेके कोई मैकेनिज्म, इस सब को लेके क्या बातचीत वहां पर कुछ हुई है ऐसी? जी बिल्कुल, देखिए G20 की जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक है, भारत ने 3 प्राथमिकताएं तय की है। पहली, जो हेल्थ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, कैसी तैयारी उसकी हो फ्यूचर में। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी कि जो फार्मा सेक्टर है उसको कैसे सब तक सुलभ बनाया जाए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि डिजिटल हेल्थ। हम पहले की बात करेंगे हेल्थ इमरजेंसी की, उसमें जो कोविड महामारी के दौरान जो सबक सीखा दुनिया भर के देशों ने, उस पर गहनता से चर्चा हुई है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हमसे बात करते हुए बताया कि जो भारत ने
जो प्राथमिकताएं तय की हैं उन प्राथमिकताओं को सभी देशों का समर्थन है, सैद्धांतिक समर्थन है। और भविष्य में जो महामारी कोई आती है तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे एक मैकेनिज्म बनाया जाए, कैसे एक आर्किटेक्ट तैयार किया जाए ताकि हम रिस्पॉन्ड तेजी से करें। जो सुविधाएं हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक की हो, चाहे वैक्सीन की हो, या फिर जो उससे लड़ने की जो तैयारी हो, कितना तेज गति से हो और सबको सुलभ हो। ऐसा नहीं कि कुछ चंद देश जो सक्षम है वो अपने तक सीमित रखे संसाधनों को और बाकी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उन तक वो सुविधाएं न पहुंचे। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महामारी ने ये दिखाया है, कोविड महामारी ने, कि चाहे आप कितना भी सक्षम है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, पैसा आपके पास है, सब कुछ है, रिसोर्सेज है, लेकिन महामारी आपके घर तक गई, आपके घर तक उसने तबाही मचाई। चाहे हम अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें या जितने भी विकसित देश है, सबके यहाँ क्या स्थिति थी दुनिया जानती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि महामारी हमारे दरवाजे तक नहीं आएगी तो ऐसा नहीं है। इसीलिए ये अप्रोच बढ़ाना जरूरी है कि जब कोई महामारी आए तो उसको निपटने के लिए बेहतर रणनीति बने, ठोस रणनीति बने और एक मैकेनिज्म बने। जैसा कि बाली डिक्लेरेशन में पैंडेमिक फंड की बात हुई थी, उस पैंडेमिक फंड से को कैसे उपयोग में लाया जाए, इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो एंटीबायोटिक की दवाएं हैं उसका एक बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। ओवर द काउंटर लोग खरीद लेते हैं। जो वायरल की अगर कोई प्रॉब्लम होती तभी लोग एंटीबायोटिक खा लेते हैं या डॉक्टर भी कई बार लिख देते हैं। तो इस पे ये भी एक महामारी के रूप में देखा जा रहा है और ये भी एक एजेंडा के प्रमुख एजेंडा है। तो इस चुनौती से कैसे निपटा जाए इस बारे में भी बात की गई है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो 70% बीमारियां हैं वो जानवरों से इंसानों में आती है, जूनोटिक जिसके हम डिजीज की बात करते हैं। तो भारत वन हेल्थ की बात करता है, समग्र हेल्थ की बात करता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ इंसानों के इलाज कर ले या उससे कि उसकी बात करें तो इससे आप महामारी से या बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे। जो पशुओं में बीमारी है, पशुओं को कैसे देखभाल अच्छी तरीके से किया जाए, साथ ही साथ जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसको कैसे अच्छे से रखा जाए, उनका कैसे ख्याल किया जाए। अगर समग्र रूप से सोचेंगे तभी आप भविष्य की चुनौतियों से निपट पाएंगे। इसीलिए भारत जो है वन अर्थ वन हेल्थ की बात करता है और समग्रता से इसको देखता है। तो ये तमाम बातें डिस्कशन में 2 दिन के डिस्कशन में हुई हैं, इस पर सैद्धांतिक सहमति भी है। आगे देखते हैं कि अगला जो बैठक होगा गोवा में अप्रैल में होने वाला है, उसमें कितने आगे बढ़ पाते हैं जो जी समूह के देश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, तमाम जानकारियां इतनी विस्तारपूर्ण तरीके से बताने के लिए आपका, और तमाम विषयों पर पूरी नजर रखने के लिए और उस पर रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की ओर चलते हैं। त्रिपुरा के जिरानिया सब डिवीजन में 2 राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच हुई झड़प के मामले पर भारत निर्वाचन आयोग ने त्रिपुरा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी है। निर्वाचन आयोग ने आज दोपहर 3 बजे तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कल दिल्ली कैंट में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। इस मौके पर एनसीसी कैडेटों ने रक्षा राज्य मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि एनसीसी विविधता में एकता का बेहतरीन उदाहरण है और इस संस्था ने गठन के बाद से अनुशासन, चरित्र, साहस की भावना और आदर्शों के मूल्यों को स्थापित करके देश के युवाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रक्षा राज्य मंत्री ने अपने एनसीसी में बिताए दिनों को भी याद किया। क्या कहेंगे, आज आपने एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया, कितना डिसिप्लिन दिखाई दिया और आपने भी अपने एनसीसी दिनों को याद किया? मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पहले नंबर पर, माननीय रक्षा मंत्री जी दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर मैं स्वयं एलुमनाई में आता हूं। और बचपन की यादें आती हैं जब हम एनसीसी के कैडेट हुआ करते थे, याद ताज़ा हो जाती है। और वही अनुशासन, वही आदतें आज तक हैं। समय का सदुपयोग करना, राष्ट्र के प्रति समर्पण, अगर पानी का नल खुला है, बह रहा है, कहीं हो भाग के जाके उसको बंद करना, कहीं बिजली की तार लटक रही है तो उसकी सूचना देना, क्योंकि ये सब हमारी प्रॉपर्टी है। देश की मतलब मेरी, ये भावना जो एनसीसी में जागृत होती है, अनुशासन का उत्कृष्ट नमूना अगर देखना है तो एनसीसी में आके देखना चाहिए। हमारे बच्चे घुड़सवारी सीख रहे हैं, हमारे बच्चे खेल में पारंगत हैं, बॉक्सिंग जानते हैं, जहाज़ चलाना जानते हैं, नाव चलाना जानते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चे नहीं जानते हैं। और बाकी बंदूक चलाना ये तो कॉमन चीज़ हो गई है। और जो अत्याधुनिक हथियार आज आ गए हैं उनके बारे में भी हमारे बच्चों को जानकारी है। तो परफेक्ट नागरिक बन के निकल रहे हैं, आदर्श नागरिक बन के निकल रहे हैं। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। उत्कृष्ट नमूना अगर अनुशासन का देखना है, किसी ने त्याग और समर्पण का देखना है, राष्ट्र प्रेम का देखना है, तो एनसीसी के कैंप्स को जरूर ही देखना चाहिए। एनसीसी कैडेटों का अनुशासन और उनका जो भी यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया, उसे देखकर रक्षा राज्य मंत्री काफ़ी उत्साहित नजर आए और उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में एनसीसी अपनी अहम भूमिका निभा रही है। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। बिहार में चल रही जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल बिहार सरकार के एजेंडे में जाति पर आधारित जनगणना शामिल है। राज्य में जातिगत जनगणना की प्रक्रिया चल रही है। इसे रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। याचिकाकर्ता की दलील है कि जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को जनगणना कराने का अधिकार नहीं है। और वाराणसी के डालिम सनबीम रोहनिया स्कूल में प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साह है। यहाँ के अध्यापक और छात्र मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की ये पहल परीक्षा में बहुत सहायक है। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री जी का है, उसके कारण बच्चों में एक बहुत, मैंने मतलब कहना चाहिए कि बच्चों को एक बहुत ज़्यादा उनको एक मोटिवेशन मिला है प्रधानमंत्री जी के कारण। और जहाँ तक हम लोग की बात है, हमारे विद्यालय के बच्चे और शहर के बच्चे, इनमें बहुत जागरूकता इसको लेके आई है और हम लोग सभी बहुत चाव से, सिर्फ बच्चे नहीं, हमारे शिक्षक और हमारे सारे पेरेंट्स, अभिभावक, सारे लोग बहुत इसको चाव से देखते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इससे हमें सीखने को मिलता है। परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया एक ऐसा मंच है जहां आज के विद्यार्थी आधुनिक एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर या आधुनिक युग में रही एग्ज़ाम से संबंधित किसी भी परेशानी को प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत अच्छी सोच है कि उन्होंने बच्चों के टेंशन और बोर्ड्स के लिए जो भी बच्चों के मन में स्ट्रेस है वो दूर करना चाह रहे हैं और उनके सवालों के जवाब देके उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाह रहे और ये कह रहे हैं कि आप जितना मेहनत कर सकते हैं आप उतना करें। बहुत बड़ा मंच है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट किया गया है और इससे हमारे जो स्टूडेंट लाइफ में जो तनाव होता है वो तनाव हट सकता है
और सर हमारे ज़िंदगी में सर वो जो हमें वो पॉजिटिवनेस मिलता है, जो ऊर्जा है, वो हम अपने लाइफ में सफलता की तरफ प्रयोग कर सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जो कि जैसे कि हम कोविड बैच के स्टूडेंट्स रहे हैं और हमारी पढ़ाई बहुत स्थगित रही है पिछले साल, जिसमें हमारी पढ़ाई का काफ़ी लॉस हुआ है और हम अपने एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत डरे हुए थे। लेकिन इनकी ये देखने से हमें काफ़ी हौसला मिला, हमारी जज्बा बढ़ा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो है वो हम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सफल रहा है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बहुत आगे बढ़ा है और हम लोग बहुत अच्छे से अपना परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। और राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण ठंड से कुछ राहत मिली है। कुछ राज्यों में कल से शीतलहर में कुछ कमी आई है। हालांकि अभी भी मौसम लगातार करवट ले रहा है। जहां सुबह और शाम में लोगों को ठंड परेशान करती है, तो वहीं दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत भी महसूस हो रही है। वहीं पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कल हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के अनुसार एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आज रात उत्तर पश्चिम भारत में आने की संभावना है। इससे मैदानी इलाकों के प्रभावित होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 20 से 22 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। कोहरे और कम विजिबिलिटी का असर वाहनों की रफ्तार पर पड़ा है। कम विजिबिलिटी के चलते रेल सेवा भी प्रभावित हो रही है। कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से कई घंटों की देरी से चल रही हैं। इसके अलावा कई ट्रेनों का रूट भी बदला गया है। कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र में 16 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। ठंड में यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर घंटों बैठकर अपनी ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। और झारखंड में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत कृषि को भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। आकांक्षी जिला रांची के किसानों को 90% अनुदान पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छी पैदावार भी हो रही है और उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। देखिए। रांची जिले को आकांक्षी जिलों में शामिल किए जाने के बाद यहां कृषि को काफी बढ़ावा मिल रहा है। किसानों को 90% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे बीज पर उनकी लागत न के बराबर हो गई है। कुम्हरिया गांव के किसानों ने योजना का लाभ उठाकर चना, मटर और सरसों जैसी रबी फसलों की खेती की है, जिससे उन्हें अच्छी पैदावार की उम्मीद है। इसी गांव की महिला किसान गीता देवी बताती हैं कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बीज अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, जिससे उनके खेतों में फसल लहलहा रही है। गीता को मटर की पैदावार से अच्छी आमदनी भी हो रही है। हमको ब्लॉकचेन के द्वारा 90% के साथ रबी फसल में उगाने के लिए चना मटर मिला है, कि जिसमें हम चना लगाए हुए हैं। काफ़ी अच्छा बीज है, काफ़ी अच्छा फसल भी हुआ है। मटर ब्लॉक द्वारा से मिला है अनुदान में 90% छूट में, और अच्छा फसल हुआ मटर का। राज्य की कृषि निदेशक के मुताबिक पहले किसानों को बीज पर 50% अनुदान दिया जाता था, लेकिन प्रदेश में गत वर्ष सूखे की स्थिति को देखते हुए अनुदान की राशि बढ़ाकर 90% कर दी गई। इस वर्ष जैसे बहुत ही गंभीर सूखे से झारखंड राज्य, बहुत ही गंभीर सूखा झारखंड राज्य में पड़ा, तो उसके तहत हर साल बीज की जो अनुदान राशि थी वो 50% अनुदान पे सरकार बीज का वितरण करती थी। इस साल सूखे को देखते हुए सरकार ने 90% अनुदान पे बीज का वितरण करने का निर्णय लिया। इसका खासकर रबी मौसम में जितने भी बीज वितरण हुए इसी 90% अनुदान पे हुए। इसके अलावा जो जनवरी से जो गर्मा माह शुरू होगा उसमें भी बीज वितरण होगा, जो 90% अनुदान पे होगा। संपन्न किसान सशक्त भारत की भावना के साथ आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत सरकार किसानों को संबल प्रदान करना चाहती है। सरकार का इरादा किसानों को सुविधाओं से लैस करने का है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी किसान खेतों में डटे रहें। रांची से अवधेश गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजमाता जीजाबाई भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज की मां और राजनीतिक गुरु होने के साथ ही नारीत्व की एक रोल मॉडल और 17वीं शताब्दी की एक प्रमुख नारीवादी थीं। राजमाता जीजाबाई ने शिवाजी के शैशव काल में ही उनमें
हिंदवी स्वराज मुक्त हिंदू राष्ट्र के गठन का आग्रह भर दिया था। जीजाबाई कैसे हर भारतीय महिला के लिए एक आदर्श और प्रेरणा का केंद्र बन सकती हैं? मोदी सरकार, सेविका समिति और माई होम इंडिया सामूहिक रूप से इस कठिन मिशन को पूरा कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि कैसे ये सब कुछ किया जा रहा है। संस्कृत में मातृ का अर्थ है एक निर्माता, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा। माँ राष्ट्र की एक वास्तविक निर्माता है, जिसके बारे में हमारा इतिहास दुनिया भर के कई शासकों के बारे में बताता है कि जिनके जीवन को उनकी माताओं की शक्ति और मार्गदर्शन ने आकार दिया। वीरता और साहस के प्रतिमूर्ति राजमाता जीजाबाई एक महान दूरदर्शी थी। शिवाजी की आदर्श माँ थी, जो इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक माँ समाज को बदल सकती है, यहाँ तक कि मातृत्व के कर्तव्यों को पूरा करके एक पूरे राष्ट्र को भी ढाल सकती है। जीजाबाई ने शिवाजी में धार्मिकता और देशभक्ति की उग्र भावना पैदा की। उन्होंने धर्म और राष्ट्र के प्रति समर्पण के बीज बोकर उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में ढाला। हिंदवी स्वराज की उनकी दृष्टि शिवाजी के जीवन और मिशन की रीढ़ थी। महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति ने 1936 से परिवार को सशक्त बनाने तथा महिला चरित्र का निर्माण में जीजाबाई के सार्वभौमिक नेतृत्व, अहिल्याबाई होलकर की सामाजिक सक्रियता और रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व का ध्येय लेकर इसी लक्ष्य को विकसित कर रही है। माई होम इंडिया संगठन ने जीजाबाई के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में उनकी जयंती का आयोजन किया। सुनील देवधर, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और संस्था के संपादक ने माताओं और विशेष रूप से पुरुषों से जीजाबाई को अपना आदर्श मानने की अपील की। जीजा माता प्रखर देशभक्त थी। उसने मन में कसम खाई थी कि मेरा बेटा जब पैदा होगा तब वो इस देश के अंदर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करेगा। विमेन एम्पावरमेंट की जब बात आती है तब सारे देश की महिला अगर वास्तविक में हृदय से अगर किसी को धन्यवाद देती है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देती है। विशिष्ट अतिथि जेएनयू की वाइस चांसलर डॉक्टर शांति श्री धूलीपुरी ने सभी महिलाओं को अपील की कि वे सभी अज्ञानतापूर्ण कृत्यों से छुटकारा पाने के लिए खुद को प्रेरित करें और समाज के प्रति अपनी महान जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उठें। नारी शक्ति के प्रति उच्च सम्मान के लिए भी पीएम मोदी की सराहना की। The Prime Minister Narendra Modi broke 3 glass ceilings when he made me the first woman Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru. We want to be an emerging power. We need such icons. भारतीय महिलाएं गौरव की प्रतीक ही नहीं, समाज, देश और दुनिया की रक्षक है। वह विशाल आकाश की तरह धैर्यवान है, हमेशा क्रिया और गति में वैदिक ज्ञान से समृद्ध है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पुरुषों से मातृत्व स्वीकार करने का आग्रह किया। सबका समाज में रोल चेंज होता रहा समय के साथ साथ, लेकिन अगर किसी का रोल चेंज नहीं हुआ तो वो माँ का। आज पुरुषों को भी अपना वो रोल और अपने अंदर वो मातृत्व लाने की जरूरत है। जीजाबाई की वीरता और मातृभूमि के प्रति प्रेम की गाथाओं ने उन्हें भारत के इतिहास में महिलाओं को प्रोत्साहित करने वाली और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए सर्वोच्च स्थान दिया है। जीजाबाई के पुण्यतिथि के अवसर पर माई होम इंडिया द्वारा गठित इस कार्यक्रम में आज महिलाओं को वह संदेश दिया गया कि जीजाबाई के कैरेक्टर को, जिन्होंने शिवाजी से पुत्र को, जिन्होंने हिंदुत्व स्वराज का सपना पूरा किया, शिवाजी और लक्ष्मी बाई जैसी पुत्री को हमारे समाज में आज आवश्यकता है। विद कैमरा पर्सन कुमार दत्ता, किरण झा, दिल्ली। और बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो गया है। जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद।
और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। पेरू की बात करते हैं। पेरू में विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी लीमा में जारी टेक ओवर लीमा प्रदर्शन के दौरान लीमा की सड़कों पर कल हजारों लोग जमा हुए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। वहीं अपने बचाव में प्रदर्शनकारियों ने आंसू गैस वापस पुलिस की ओर भी फेंका। वहीं पिछले महीने से विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी घटनाओं में 50 से अधिक मौतों के कारण प्रदर्शनकारियों का गुस्सा कल लीमा की सड़कों पर दिखाई दिया। पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के समर्थक वर्तमान राष्ट्रपति बोलुआर्टे से इस्तीफे की मांग, त्वरित आम चुनाव और एक नए संविधान की मांग कर रहे हैं। दिसंबर से ही पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को अचानक हटाए जाने के बाद से देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं मानवाधिकार समूहों ने पुलिस और सेना पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान घातक अग्निशस्त्रों के इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हथियारों और घरेलू विस्फोटकों का इस्तेमाल किया है। कोसोवो के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र भारी बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में है। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। बाढ़ के कारण लोगों के घर, सड़कें और खेत जलमग्न हो गए हैं। साथ ही कई शहरों को पेयजल आपूर्ति में भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के जल शोधन करने वाली फैक्ट्रियां भी इसके कारण से दूषित हो गई हैं, जिससे कुछ इलाकों में पीने के पानी में कटौती करनी पड़ रही है। कोसोवो के मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बाढ़ की स्थिति में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। और नेटफ्लिक्स के सह संस्थापक रीड हेस्टिंग्स ने कल सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। रीड हेस्टिंग्स ने कहा है कि वो अपने लंबे समय के साथी को सीईओ टेड सारंडोस और कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ग्रेग पीटर्स को नेटफ्लिक्स की बागडोर सौंप देंगे। जानकारी के मुताबिक कंपनी के शेयर पिछले साल लगभग 38% गिर गए थे। हालांकि बाद में इसमें 6.1% का उछाल देखा गया था। वहीं स्ट्रीमिंग वीडियो पायनियर ने भी कहा है कि नेटफ्लिक्स ने पिछले साल के अंत में अपेक्षा से अधिक ग्राहकों को संभाल लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 की पहली छमाही से ही नेटफ्लिक्स दबाव में है। सीईओ पद से इस्तीफा देने के बाद रीड हेस्टिंग्स कंपनी में अब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। वहीं टेड सारंडोस और ग्रेग पीटर्स मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद संभालेंगे। वहीं नेटफ्लिक्स में ये बदलाव तुरंत प्रभावी होंगे। दरअसल कंपनी के लिए चुनौतीपूर्ण जुलाई 2020 में पीटर्स और सारंडोस को प्रमोशन दिया गया था। और आइए अब बात करते हैं कारोबार की। भारतीय चीनी क्षेत्र के लिए साल 2021-2022 एक ऐतिहासिक सत्र साबित हुआ है। चीनी सत्र यानी कि अक्टूबर-सितंबर 2021 से 2022 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता के साथ साथ ब्राजील के बाद दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। इस सत्र के दौरान गन्ना उत्पादन, चीनी निर्यात, गन्ना खरीद, गन्ना बकाया भुगतान और एथेनॉल उत्पादन के सभी रिकॉर्ड टूट गए थे। सत्र के दौरान देश में 5,000 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई, जिसमें से लगभग 3,574 LMT गन्ने की चीनी मिलों में पिराई हुई। इससे 394 लाख MT चीनी का उत्पादन हुआ, जिसमें 36 लाख MT चीनी का इस्तेमाल एथेनॉल उत्पादन में किया गया और चीनी मिलों द्वारा 359 LMT चीनी का उत्पादन किया गया। और आइए अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। तो ओडिशा में खेले जा रहे FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत ने अपने तीसरे मुकाबले में वेल्स की टीम को 4-2 से हरा दिया। वहीं इस जीत के बाद भारतीय टीम ग्रुप डी में दूसरे स्थान पर रही। ऐसे में टीम को अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए क्रॉस ओवर मुकाबले में 22 जनवरी को न्यूजीलैंड से भिड़ना है। भारतीय टीम के शीर्ष पर काबिज इंग्लैंड के बराबर 7 अंक हैं, लेकिन गोल अंतर में टीम इंडिया पीछे रह गई। इंग्लैंड ने भारत के मुकाबले ज्यादा गोल किए। वेल्स के खिलाफ मुकाबले में भारत की ओर से शमशेर सिंह, आकाशदीप सिंह और कप्तान हरमनप्रीत ने गोल किए।
दिल्ली में चल रही इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में साइना नेहवाल का सफर अंतिम 16 में थम गया। उन्हें अंतिम 16 के मुकाबले में ओलंपिक चैंपियन चीन की चेन यू फेई के हाथों 21-9, 21-12 से हार मिली। और फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर अपना जलवा दिखाया। गुरुवार को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल नास्र के साथ करार पर हस्ताक्षर करने के बाद सऊदी अरब में अपना पहला मैच खेला। पीएसजी के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में हालांकि पीएसजी की टीम ने मैच को 5-4 के अंतर से अपने नाम किया, लेकिन इस बड़े मुकाबले में दोनों ही क्लबों के दिग्गज खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला, जहां दोनों ओर से दनादन गोल दागे गए। इस मैच में जहां एक ओर पीएसजी के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे ने गोल किए, वहीं अल नास्र की ओर से अपना पहला मुकाबला खेल रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। गौरतलब है कि पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में सऊदी अरब के क्लब अल नास्र को ज्वाइन किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की कर लेते हैं। तो हेरिटेज वॉक के सेगमेंट में आज हम आपको करवा रहे हैं आस्था और आध्यात्म की पावन नगरी उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर की सैर। महाकालेश्वर मंदिर भारत के प्रतिष्ठित पवित्र मंदिरों में से एक है। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर साक्षात बसते हैं उज्जैनी के राजा बाबा महाकाल। तो चलिए उज्जैन की सैर। महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं, सब कुछ अलौकिक है, अविस्मरणीय है, अद्भुत है। घूमने की बात हो तो हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश का जिक्र होना स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी, जिसे बाबा महाकाल की नगरी कहा जाता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ महाकाल लोक का उद्घाटन किया था। इसके बाद उज्जैन आने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। उज्जैन ऐसी जगह है जहाँ आपको आध्यात्मिक आनंद के साथ साथ रोमांच से रूबरू होने का मौका भी मिलता है। जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर पूत पिता प्रणतम पतितम हत बुद्धि बलम जनतारण तारयता विदतम। बात अगर महाकालेश्वर मंदिर की करें तो श्री महाकालेश्वर मंदिर देश के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया है। तो चलिए उज्जैन को लेकर हम आपको कुछ तथ्य बताते हैं। उज्जैन भारतीय समय की गणना के लिए केंद्रीय बिंदु हुआ करता था और महाकाल को
उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता था। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिणामूर्ति मानी जाती है। विश्व में अकेले राजा महाकाल ऐसे हैं जो भक्तों को अपने विभिन्न रूपों में दर्शन देते हैं। कभी प्राकृतिक रूप में, कभी राजसी रूप में बाबा का प्रतिदिन श्रृंगार किया जाता है। दर्शन देने का यह सिलसिला प्रतिदिन भस्म आरती के साथ शुरू होकर शयन आरती तक चलता है। वहीं महाकालेश्वर का नया कॉरिडोर अद्भुत और अलौकिक है। यहाँ बने भित्ति चित्र शिव के पौराणिक कथाओं से प्रेरित हैं। महाकाल पथ में 108 स्तंभ हैं जो भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप को दर्शाते हैं। भगवान भोलेनाथ के इस पूरे नवनिर्मित प्रांगण में करीब 200 छोटी बड़ी मूर्तियां हैं। महाकाल कॉरिडोर के निर्माण से भगवान शिव की जिन कथाओं का महाभारत, वेदों और स्कंद पुराण के अवंती खंड में उल्लेख है, वे कथाएं अब धर्म नगरी उज्जैन में जीवंत हो उठी हैं। तो आप भी आइए उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर, जहां आध्यात्म और धर्म के साथ साथ आपको अपने पुराणों और संस्कृति से जुड़ने का एक अभिनव अवसर मिलता है। और आइए अब विज्ञान जगत की ओर लिए चलते हैं। और साइंस हब के इस अंक में आज हम जानेंगे एक ऐसी कार के बारे में जो हर दिन अपना रंग बदलती है। एक ऐसी कार जो खुद को 32 रंगों में ढाल सकती है। ये कार दिखने में तो जितनी सुंदर है उतनी ही खास है। जानना चाहेंगे इस कार के बारे में, तो चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सोचा जाए तो आज भी कार खरीदना कई लोगों के लिए एक बड़ा फैसला है, फिर चाहे वो उसकी कीमत को लेकर हो या उसके रंग को लेकर। इसी कश्मकश के बीच अगर एक ऐसी कार मिल जाए जो हर रोज अपना रंग बदल सकती हो तो जी हाँ, इस बात को सच कर दिखाया है जर्मनी के कार कंपनी BMW और हॉलीवुड स्टार अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने, जिन्होंने एक ऐसी कार बनाई है जो 32 तरीके से अपना रंग बदल सकती है, जिसका नाम iVision D कॉन्सेप्ट कार रखा गया है। ये कार देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही खास भी, क्योंकि रोशनी पड़ने पर ये उसे रिफ्लेक्ट करेगी, साथ ही स्पेक्ट्रम का लुक भी देगी। डी का मतलब डिजिटल, इमोशनल और एक्सपीरियंस होता है। हमने सोचा है कि हम डिजिटल और फिजिकल विचारों की सीमाओं को और बढ़ाएं। ये आविष्कार अपने आप में अनूठा है, क्योंकि अब एक कार खरीदने पर ही आपको सभी रंगों का अनुभव मिलेगा। ये हम सभी के लिए एकदम नया और खास एक्सपीरियंस होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। और आइए अब रंग बदलने वाली कार के बाद आपको मौसम के रंग बता देते हैं। मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी दी गई है, घने कोहरे की चेतावनी दी गई है उड़ीसा, असम, मेघालय और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में, और साथ ही साथ काफ़ी तेज़ हवा चलने की बात कही गई है गल्फ ऑफ मन्नार और कोमोरिन इलाके में, और मछुआरों को कहा गया है कि इन इलाकों में ना जाएं। और आइए अब विभिन्न शहरों का तापमान देख लेते हैं।
और इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले बिल्कुल जाने से पहले हम आपको कुछ दृश्य जैसे कि रोज दिखाते हैं, आज भी कुछ आपको दृश्य दिखा रहे हैं जो आपका दिन बनाएंगे। चीन के टाकलीमाकन रेगिस्तान में इन दिनों बर्फबारी हो रही है। रेगिस्तान में बर्फबारी के बाद नज़ारा कुछ ऐसा है मानो ये बर्फ बिल्कुल चांदी की तरह चमक रही हो। नया सवेरा के इस अंक में आज इतना ही, और आप इस बर्फबारी के जो दृश्य हैं इसका आनंद लीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।